एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 36 आज हम सॉल्व करेंगे। और बच्चों, ये वर्कशीट 25 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। आपके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है और एक छोटी सी बैड न्यूज़ है। तो पहले हम गुड न्यूज़ ये बताते हैं कि आज आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। आज आपको रिवीजन करना है। तो आपका जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है, इसलिए आज आपको कुछ भी पढ़ने को नहीं दिया गया है। बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ये है कि आज आपका काम बढ़ने वाला है। आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेटल एंड नॉन मेटल की जो पूरी एक्सरसाइज है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने को दी गई है। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगी और विद एक्सप्लेनेशन आंसर प्रोवाइड भी करा दूंगी। सारा सॉल्व करा दिया जाएगा, तो आपको ज़रा सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में बांटा है। आपके क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड द सी इज आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 3 कैटेगरी में आपको बांटा है। सबसे पहले आपको 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हैं। आपको याद होगा लाइव प्रोसेस में भी ऐसे एक्सरसाइज आई थी और मैंने आपको 3 पार्ट में वीडियो बनाई थी जिसमें हमने तीनों पार्ट्स में चैप्टर को पूरा कवर किया था, क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। यहाँ पे 3 पार्ट नहीं, मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगी। पार्ट 1 में हम सेक्शन ए और सेक्शन सी करेंगे और पार्ट 2 में हम सेक्शन बी करेंगे, जिससे आप इजीली अवेलेबल हो जाए आपको जल्दी वीडियो और आप जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। देखिए बेटा, ए सेक्शन में आपको दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। नीचे मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ तक पूरा 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये पूरे 10 क्वेश्चन है। इसके बाद जो सी सेक्शन है, सी सेक्शन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो आपके लॉन्ग आंसर्स होते हैं 3 मार्कर होते हैं, वो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन 1, फिर इसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, फिर इसका ए बी सी डी, फिर क्वेश्चन 2 इसके 2 पार्ट्स दे रखे हैं, फिर क्वेश्चन 3 इसके 2 पार्ट्स दे रखे हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन है ये दोनों सेक्शन 1 और 2 ये दोनों सेक्शन में कंप्लीट कराऊंगी इस सेक्शन में। और दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक स्माइली तो सेंड कर सकते हैं। आज आपको पढ़ना नहीं है, बस रिवीजन करना है, तो आपका एक स्माइली और एक थम्स अप तो बनता है। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे डिस्कशन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कैटेगरी 1 है ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी ऑप्शन ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी आयरन। यहाँ हम केबीसी खेल रहे हैं, ठीक है। आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछ के अपने फ्रेंड के साथ केबीसी भी खेल सकते हैं। तो देखिए, आपको बोला है कि एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है, ठीक है। वो एलिमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये कंपाउंड सॉल्यूबल है वाटर में, यानी जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये बेटा डिसॉल्व हो जाता है। उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। तो इसका आंसर आपका होगा ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हमारा जो कैल्शियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है एंड फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड विच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इज सॉल्यूबल इन वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड अगर मैं बोलूँ आपने देखा है तो आप बोलेंगे मैम हमने नहीं देखा, पर मैं आपको बताऊँ आप सभी ने देखा है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना पत्थर। पहले के टाइम में जो वाइट वॉश होता था, घर में सफ़ेदी होती थी, उसके लिए चूना पत्थर यूज़ होता था। एक वाइट कलर का होता था चूना पत्थर जिसको रात भर भिगो के रखा जाता था और उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी। तो जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है ना CaO, तो वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको पानी में आप डालते हो तो चूना पत्थर देखा है ना, डिजॉल्व हो जाता है और कुछ हीट निकलती है। तो ये आप सभी ने देखा होगा, जिसने भी सफ़ेदी होते हुए पुराने टाइम में देखा होगा, कुछ साल पहले भी देखा होगा। अब तो खैर लोग इस तरीके से नहीं करते हैं, तो ज़रूर देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है मेटल ऑक्साइड आर डैश इन नेचर।
मेटल ऑक्साइड बेटा नेचर में कैसे होते हैं? ए एसिडिक, बी बेसिक, सी एम्फोटेरिक और डी न्यूट्रल। तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस। हमारे मेटल ऑक्साइड या मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके दो आंसर हो गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको आंसर ऐसे स्टेटमेंट में लिखना है, सिर्फ टिक मत कर देना ए बी सी, ठीक है। अगर आपको कोई सिर्फ टिक करवाते तो बेटा टिक नहीं, कॉपी में तो आप स्टेटमेंट में ही आंसर लिखोगे ना, एग्जाम में तो स्टेटमेंट में लिखोगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। सारे आंसर डोंट वरी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला है द नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज। ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आपको पता है कि नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ऑप्शन है ग्रेफाइट, आयोडीन, कार्बन या डायमंड। तो इसका आंसर है बेटा ए, यानी कि ग्रेफाइट। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल एंड इट इज ओनली नॉन मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल की बिरादरी में ये एक ही बंदा है, एक ही इंसान है, एक ही हमारा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट्स अ ग्रेफाइट। ऑलराइट, नंबर नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में पूछा है अरेंज कॉपर, सिल्वर एंड अल्युमिनियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आपको मैंने रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई थी इस तरीके से, उसमें सारे एलिमेंट्स थे, नीचे हमारे गोल्ड सिल्वर थे, कॉपर था, ऊपर मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स आते थे। इसमें से आपको 3 मेटल दिए हैं, ठीक है। कौन कौन सा दिया है बेटा? आपको दिया है कॉपर, कॉपर दैट्स अ Cu, सिल्वर, सिल्वर दैट्स अ Ag एंड एल्युमिनियम दैट्स अ Al। इन तीनों को आपको बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में, तो आप सिंबल की फॉर्म में और इस तरीके से दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा होता है एल्युमिनियम, इससे कम कॉपर और इससे कम सिल्वर। सिल्वर आपको पता है, आप लोग सिल्वर की ज्वेलरी भी पहनते हो, छल्ला पहनते हैं, पायल पहनते हैं, तो क्या वो जल्दी से रिएक्ट करता है? अगर रिएक्ट करेगा तो आप पहन कैसे पाओगे? तो गोल्ड और सिल्वर जो हमारे होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्युमिनियम होगा। और आप सिंबल की फॉर्म में भी दिखा सकते हो कि Al, फिर Cu और ये Ag। Ag मतलब क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर का एक्चुअल नाम, साइंटिफिक नाम कुछ और होता है, इसलिए उसका जो सिंबल है वो Ag होता है, ठीक है। इसी तरह गोल्ड का सिंबल Au होता है, क्योंकि गोल्ड का भी नाम डिफरेंट होता है। तो ये आपके 3rd एंड 4th के आंसर है, समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अ लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन नोन बाय व्हाट नेम। ये बोल रहे हैं कि अगर हम लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स, कुछ कॉमन मेटल को अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक तो आपको पता है कि उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, ये एक नाम है। इसका एक और नाम होता है, वो क्या होता है वो आपको बताना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करते हो मेटल्स को तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज दोनों नाम आप याद रखोगे टू अरेंजमेंट मेटल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। तो आंसर आपको समझ में आ गया। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्टिविटी सीरीज का अदर नेम क्या होता है? तो रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी में से री हटा दो, एक्टिविटी बन गया, बहुत सिंपल है। सारे आंसर बेटा आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको जितने भी वर्कशीट है बिफोर 1 डे, एक दिन पहले ही प्रोवाइड करा दी जाती हैं कि अगर आपको सेम डे वर्कशीट दी जाएगी तो आप कब समझेंगे, कब उसका सॉल्यूशन करेंगे और कब सबमिट करेंगे। इसलिए आपको एक दिन पहले प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे आप समझ लें, चैप्टर को पढ़ लें, अच्छे से कॉपी में उसे कर लें और उसके बाद ईजिली नेक्स्ट डे सबमिट कर दें। तो यहाँ पर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आपको ऑन टाइम एक दिन पहले सारी वर्कशीट अवेलेबल हो जाएँ, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। 6th क्वेश्चन में बोला है अ डैश रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ डैश रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको 2 डैश फिल करने हैं, तो इसका आंसर होगा अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स
सॉल्ट सॉल्यूशन। मोर यहाँ पे आएगा मोर, मैंने इसलिए इसको ग्रीन लिखा है, और यहाँ पे आएगा लेस। तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा वही तो दूसरे को रिप्लेस करेगा। मैं एक आपको इसका एग्जांपल देती हूँ कि देखो यहाँ पे क्या है, एक जगह है, यहाँ पे दो को बैठने की जगह, अगर हम तीसरी चीज़ को डालेंगे तो तीसरा चीज़ मतलब एक डेस्क है, यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, तीसरे बंदे को बैठना है, तो कौन बैठेगा? जो ज़्यादा पावरफुल होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो डिस्प्लेस करेगा ना। तो यही होता है हमारे सॉल्ट सॉल्यूशन में, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा हाई होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है दूसरे को। ये आपका आंसर हो गया 5th and 6th। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में पूछा है नेम द आयन मेड बाय नॉन मेटल। जो नॉन मेटल होते हैं उनके आयंस को हम क्या बोलते हैं? तो आयन मेड बाय नॉन मेटल इज एन आयन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। और अगर मैं नॉन मेटल और अगर मेटल की बात बोलूं तो मेटल्स होते हैं कैटायन और नॉन मेटल्स होते हैं एनायन। आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको याद होगा, आई होप बिल्कुल भी याद होगा। सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। कुछ मेटल हैं जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। देखिए कुछ मेटल होते हैं उसे पानी में डालो रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, जैसे सोडियम वगैरह बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, पोटेशियम रिएक्ट कर जाएंगे। कुछ मेटल होते हैं गर्म पानी में रिएक्ट करेंगे, भाई ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते। कुछ हैं जो ठंडे पानी और गर्म पानी दोनों से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन भाप से यानी वेपर के साथ, जो हमारा वेपर होता है, स्टीम होता है, वो भी तो पानी का एक फॉर्म है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जो पानी के साथ भैया रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो उनका नाम आपको बताना है किसी एक का। मैंने तो आपको दो बता दिया है। मेटल्स सच एज सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। सिल्वर और गोल्ड पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, चाहे आप गर्म ठंडा पानी डालिए वो रिएक्ट नहीं करते हैं। और इसका एग्जांपल आप लाइव भी देख सकते हैं। गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं, सबने कान में ईयरिंग पहन रखा होगा गोल्ड का, बॉयज़ भी पहनते हैं, हाथ में छल्ला पहनते हैं, कड़े पहनते हैं, मम्मियों को देखा होगा आपने पहनते हुए। तो गोल्ड और सिल्वर अगर आप बताओ रिएक्ट करेगा तो फिर वो क्या फ़ायदा? आपने इतनी महंगी 50,000 की ज्वेलरी ली, वो तो रिएक्शन करके ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में भी आप देखोगे बिल्कुल नीचे आते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो एग्जाम्पल है। एवरग्रीन हमेशा लाइफ, रियल लाइफ से कॉर्पोरेट करके देखो आप। जब भी भूल जाओ ना तो याद करो कि हाँ भाई गोल्ड सिल्वर की तो ज्वेलरी पहनते हैं, अगर वो तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता, वो रिएक्ट करेगा तो फिर कैसे पहनेंगे? तो इस तरीके से आप रिमेंबर रखोगे। 7 और 8 का आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सारे हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना सेक्शन ए, उसके हम डिस्कस कर रहे हैं। मेटल विच इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बेटा देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर सिर्फ बोल दे कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो वहाँ पे गैसेस में होगा तो ऑक्सीजन या अदर आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है कि मेटल्स में, मेटल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, और उसमें भी आपको 4 मेटल के नाम दे रखे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कॉपर, अल्मोनियम, आयरन या सिल्वर। तो आपको बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा कि अल्मोनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट। इनमें से सबसे ज़्यादा पाया जाता है अल्मोनियम, उसके बाद हमारा कॉपर, आयरन और सबसे कम सिल्वर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट, ठीक है, जिसका आपको नंबर दे रखा है कि जिसका सम होता है 16, ठीक है। और अगर इसका कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बोलूँ तो 2, 8, 6, यानी कि जो आपका ये न्यूक्लियस है, इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके सेकेंड सेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो थर्ड सेल होगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इन्होंने बोला है कि ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। विल इट लूज 6 इलेक्ट्रॉन और गेन। तो क्या ये लूज करेगा या गेन करेगा? तो बेटा देखो, अगर आउटर मोस्ट सेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम क्या करते हैं? लूज कर देते हैं और क्या कर देते हैं? प्लस चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि 1 को देना, 2 को देना या 3 को देना आसान होता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए अगर ये हमें बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए होता है? 8 चाहिए होता है अपने सेल को नोबल बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो इसके पास बस 2 की तो कमी है, तो 2 ये आसानी से ले सकता है इन कंपैरिजन टू 6 देने की बजाय।
तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इट गेन इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा अपने पड़ोसी एटम से। भाई बोलेगा मेरे पास 2 ही की तो कमी है, आप मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा अनदर एलिमेंट से, ठीक है, और अपना नोबल गैस का जो कन्फिग्रेशन है 288 इसको कंप्लीट कर लेगा। तो गाइज यहाँ पे हमारे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में हमने कर लिए हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा और समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, थोड़े से ट्विस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपका सेक्शन सी है बेटा, ठीक है। ए कर रहा, फिर सी कर रहे हैं, बी वाला सेकंड पार्ट में करेंगे, ऑलराइट। तो सी पार्ट में आपको बोला है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन 2 एटम ए एंड बी, ए लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड बी गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप बोलते हो एक एक्स है, इसका फ्रेंड वाई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एलिमेंट्स में भी, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक आपका कंपाउंड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। भैया कुछ कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड किससे बनेगा, एलिमेंट से बनेगा, एटम से बनेगा। तो यहाँ पे 2 एटम है, एक एटम का नाम ए है, एक एटम का नाम बी है, ठीक है। हमारे एक एटम जी ए है, एक एटम जी बी है। अब ये कह रहे हैं ए लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन, जो ए है ये दानवीर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, एंड बी गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और जो बी है ये बेचारा गरीब है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो अगर जो देता है उस पर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। भैया 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर 2+ होगा, और बी 1 ले रहा है तो उस पर एक माइनस का सिंबल होगा। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट बता दी। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी। अब ये जो आपको स्टेटमेंट दी है फर्स्ट की, इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, तो इसमें नेचर कैसा होगा, तो क्या होगा, gain an electron so it is non metal and form negatively charged ion। जो हमारा B है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जो A है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है ना, जिसमें एक मेटल, एक एलिमेंट हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक गेन करे, तो इनके बीच में जो कनेक्शन बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उसकी वजह से आयन फॉर्मेशन होता है, कैटायन और एनायंस बनते हैं। तो अब बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज ऑलवेज आयनिक। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है। सो नेचर ऑफ बॉन्ड इज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं या फिर इसे आयनिक भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट के क्वेश्चन के ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसी स्टेटमेंट पे बेस आपको आगे क्वेश्चन पूछे हैं। सेकंड पूछा है सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बिटवीन ए एंड बी। अब जो आपका ए भाई है और बी भाई है, ये कैसे फॉर्मूला बनाएंगे वो आपको लिख के दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कॉपी में लिखा है ए क्या कर रहा है, ए हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, 2+ चार्ज आ जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल जाएंगे इसमें से। 2+ चार्ज मिल रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना। जो बी है वो क्या है, 2b है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके ऊपर 2b के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। फिर जब आप इसको कंप्लीट लिखोगे रिएक्शन, इसका फॉर्मूला बनाओगे, तो कैसे बनेगा, ए में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जब आप इसका सम करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या बचता है, यहाँ पे बनता है आपका फॉर्मूला AB2। जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, AB और B में 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, B में। और जो फॉर्मूले में हम आंसर लिखते हैं उसमें प्लस और माइनस का साइन नहीं लिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बना के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बोला था, ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया। इसके बाद बी, फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट के 2 पार्ट थे, अब बी है। बी में बोला है ऑन द सिमिलर लाइंस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 मॉलिक्यूल। जैसे ए और बी तो हमने जनरल फॉर्मूला बना दिया, वैसे ही बोला है मैग्नीशियम क्लोराइड का भी फॉर्मूला बना के बताइए कैसे होगा। तो इसमें आप लिखेंगे भी कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। जब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ Cl के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है, एक कंपाउंड बनाता है। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्लोरीन द मैग्नीशियम एटम ट्रांसफर इट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और इसके जो
इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाएंगे टू क्लोरीन एटम, सो इट इज वे ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 फॉर्म हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, Mg में 2+ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये 2Cl- बनाता है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे Mg2+ प्लस 2Lcl-, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, MgCl2। और आपको ऐसे भी याद होगा कि जो हमारा फॉर्मूला कैसे बनता है, ये मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। और क्लोरीन हमारे यहाँ पे होते हैं, क्लोरीन के पास हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं, 4 5 6 7। इसी तरह इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, तो इसके पास 2+ बन जाता है और क्लोरीन के पास आपके क्या बचता है, यहाँ माइनस, तो यहाँ से क्या बन जाता है, MgCl2। तो यहाँ पे आपको वो डॉट स्ट्रक्चर नहीं बोला है, तो यहाँ पे आपको ये बनाना है और ये लिखना है, ठीक है। जो अभी मैंने बना के दिखाया उसको डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, वो अगर बोले तो उस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया बी पार्ट का, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लॉन्ग आंसर है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है और फॉर्मूला भी बना के दिखाना है। कम टू द नेक्स्ट। इसके बाद सी पार्ट में बोला है कॉमन सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट। तो बेटा जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो केवल मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ऐसा क्यों। तो हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट मोल्टन में यानी जब हम उसे लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो वो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा लिक्विड में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। लेकिन मोल्टन जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। तो वही आपको लिखना है, द आयन इन अ कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड आर अरेंज इन लैटिस स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। आप नमक के दाने देखो, घर पे भी देख सकते हो सोडियम क्लोराइड, तो वो कैसे होते हैं, एक लैटिस स्ट्रक्चर में होते हैं। उन्हें आप ब्रेक नहीं कर सकते, हाथ से तोड़ के देखो क्या वो ब्रेक होगा, नहीं होगा। द आयन कैन नॉट मूव टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी करंट। तो इसके जो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बट वैन एन आयनिक कंपाउंड मेल्ट्स, बट हम इसके आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर सकते हैं। द चार्ज आयन आर फ्री टू मूव। जब आप इसको डिजोल्व कर देते हो पानी में तो उसके आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और जब इसमें से करंट पास करोगे तो वो फ्रीली मूव करेंगे। देयरफॉर मोल्टन आयनिक कंपाउंड डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, आपको याद होगा, लेकिन वहाँ पे हमने कॉमन सॉल्ट का नाम की वजह नहीं दिया था। वहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, मेटल्स जो होते हैं वो मेटल के जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो नहीं करते हैं। वहाँ पे जनरल दिया था, यहाँ पे नाम दे के दिया है। व्हाट इज मेल्टिंग, वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज हाई। फिर अगेन वही क्वेश्चन कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। तो वही रीज़न है कि इनके बीच में जो हमारे Na सोडियम और क्लोराइड, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको ब्रेक करना आसान नहीं होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जब इसे बहुत ज़्यादा आप एक प्रेशर से एक हीट दोगे तभी वो ब्रेक हो पाएगा। Sodium chloride has a high melting and boiling point because of the strong electrostatic attraction between its positive and negative ion। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में रिश्ता बनता है ना तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आप इजिली उसे ब्रेक नहीं कर सकते। दिस रिक्वायर्स मोर हीट एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स को कम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपका सी और डी पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद आपको बोला है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। लॉन्ग टाइप आंसर में सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई आपको मेटल नॉन मेटल में डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, मैलिएबिलिटी, डेंसिटी, अपीयरेंस एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ऑल राइट, तो ये चैप्टर जो आपको मेटल एंड नॉन मेटल है बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें से कुछ पार्ट अकरेंस ऑफ मेटल का जो पार्ट है वो हट चुका है, मैंने आपको सिलेबस वाला वीडियो में बताया था। तो इस चैप्टर को बहुत सारे बच्चों ने कहा है तो इसको हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में भी पढ़ने वाले हैं। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि इसका वीडियो अपलोड किया जाए तो मैं आपको जल्दी से जल्दी इसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं अपीयरेंस की बात करूँ तो बेटा अपीयरेंस मतलब क्या होता है, अपीयरेंस मतलब होता है कि वो दिखता कैसा है, उसका लुक कैसा होता है, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल का। तो हम बात कर रहे हैं तो देखो
एग्जिस्ट सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। तो जो हमारा है यहाँ पे हमने मेटल बताए हैं, यहाँ पे नॉन मेटल बताए हैं। तो जो हमारे मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका स्टेट होता है सॉलिड, बस मरकरी को छोड़कर। मरकरी क्योंकि हमारा आपने देखा होगा एक्वस की फॉर्म में होता है, ठीक है। एग्जिस्ट इन सॉलिड और गैस। जो हमारे नॉन मेटल हैं वो कैसे होते हैं, गैस होते हैं और लिक्विड होते हैं जनरली। अगर मैं मैलिएबिलिटी की बात करूं तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जो हमारे मेटल होते हैं वो मैलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स हमारे मैलिएबल नहीं होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि जो आपका मेटल है उसको आप चादरों में, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सको, बीट करके, उसको ठोक पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सको। इसके बाद डक्टिलिटी, मेटल्स कैन ड्रॉ इनटू अ वायर्स। आप उसे तोड़ मरोड़ के तार में बना सकते हो, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। जबकि हमारे जो नॉन मेटल होते हैं उसको आप, वो डक्टाइल इन नेचर नहीं होते। मेटल का आप एग्जांपल देखोगे, कॉपर की तार बनाई जाती है जो आपके सारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस में यूज होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हमारे होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, चाहे आयरन, कॉपर, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें बस एक होता है, एक इंसान होता है जो कंडक्ट करता है, वो कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया। डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी मतलब उसके पार्टिकल्स कितने क्लोज होते हैं। तो जनरली हैव हाई डेंसिटी एट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है, क्योंकि आपको पता है सॉलिड इन नेचर होते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल बेटा देखो आप बहुत ज़्यादा पास होते हैं, फिर लिक्विड के थोड़े उससे दूर होते हैं, और गैस के बिल्कुल ही दूर दूर होते हैं। तो हमारे मेटल कैसे होते हैं, हाईली डेंसिटी, डेंसिटी मतलब आपका बहुत क्लोज होंगे पार्टिकल्स। नॉन मेटल जनरली हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल में लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इन्होंने मेटल और नॉन मेटल में आपको 5 चीजें दी थी, उन 5 चीजों को इस तरीके से आप कंपेयर करके, यहाँ पे आप लिखोगे मेटल, यहाँ पे लिखोगे नॉन मेटल, कंपेयर करके आप दिखा दोगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट दिए हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। बोला है व्हाट इज एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है, एक्वारिजिया मतलब होता है, चलिए देख लेते हैं एक्वारिजिया क्या होता है। एक्वारिजिया मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड से मिलकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। जब ये सॉल्यूशन फॉर्म किया जाता है तो इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस इसका कलर होता है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक, ठीक है, नाइट्रिक एसिड आपको पता है 3 स्टैंडर्ड एसिड होते हैं, एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 that's a sulfuric acid. These are 3 standard acids, ठीक है। तो concentrated nitric and hydrochloric acid usually 1 part of फॉर्मल टू 3 पार्ट्स ऑफ लेटर बाय वॉल्यूम। इन्हें एक कंपोजिशन में, एक फिक्स्ड कंपोजिशन में मिक्स किया जाता है और उसके बाद दिस मिक्सचर इज नेम लिटरली रॉयल वाटर, यानी राजकीय जल कहा जाता है, इसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है। 2 नाम है, रॉयल वाटर पूछे या एक्वारिजिया पूछे सेम चीज है। बाय द अल्केमिस्ट बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ डिजॉल्व गोल्ड एंड अदर सो कॉल्ड नोबल मेटल, और इसमें एबिलिटी है डिजॉल्व करने की गोल्ड, इसलिए इसको नोबल मेटल भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से लर्न भी करना है। इसके बी पार्ट में पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल का रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन में कैसे होता है उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो आपको पता है सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4, दैट्स क्या, ये क्या है, ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। ये एक मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है, कॉपर इज द मेटल और SO4 जब ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसी तरीके से जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, तो ये क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। इस पर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये इसमें क्या होता है कि इसका हम यूज़ क्यों करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन का। जब आप एक सॉल्ट सॉल्यूशन लोगे, इसके अंदर ऑलरेडी एक मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें दूसरा मेटल जब आप पुट करोगे तो वहाँ से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये हमें बताता है कि इसमें प्रेजेंट मेटल और जो हमने डाला है उसमें से हु इज़ द मोर स्ट्रॉन्ग। तो ये हमें रिएक्टिविटी फाइंड करने में हेल्प करता है, तो वही आपको मेंशन करना है।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर वेरी कॉमन इन मेटल्स, डिस्प्लेसमेंट बहुत कॉमन है और चैप्टर फर्स्ट में आप पढ़ चुके हो। दे कैन बी यूज टू फाइंड आउट द रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल, हमारे मेटल की क्या रिएक्टिविटीज हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेसमेंट में जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, वो लेस रिएक्टिव को हटा देता है सॉल्ट सॉल्यूशन से। दिस रिएक्शन इज ऑफन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो ये हमने लॉन्ग सेक्शन जो था उसे भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है ए पार्ट और सी पार्ट, बी पार्ट अभी बचा है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लाइक करें, एक अच्छा सा स्माइली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेटा आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो 1 डे पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, सारे सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, और ऑन रिक्वेस्ट आपके लिए चैप्टर की स्पेशल क्लासेस भी बनाई जाती हैं। तो हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके लिए बस ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सपोर्ट हो। जब ज़्यादा बच्चे देखेंगे तभी तो बनाने का कुछ बेनिफिट है, वरना बना दें और कुछ बच्चों तक पहुँच ही नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा। तो गाइस पढ़ते रहें, स्माइल करें, बाय बाय, टेक केयर।